जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए जैक के द्वारा मॉडल सेट 1 जारी कर दिया गया है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश कोर का मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं, वो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये मॉडल सेट 2 जो है वो जैक के द्वारा ऑफिशियली जारी मॉडल सेट 1 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों को जमकर शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक एक करके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन डैश, यानी सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा जो जारी नोटिस है वो आमतौर पर दिखाई देती है। कहां दिखाई देती है दोस्तों? जो गवर्नमेंट इशू करती है वो न्यूज़पेपर्स पर दिखाई देती है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, न्यूज़पेपर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? What is the chief purpose of notice writing? जो हम लोग नोटिस राइटिंग लिखते हैं उसका चीफ पर्पस यानी मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो नोटिस जो हम लोग जारी करते हैं दोस्तों उसका चीफ उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है दूसरों को इन्फॉर्म करना। याद रखिएगा, दूसरों को सूचित करना, यानी ऑप्शन सी जो आप लोग का है वो करेक्ट आंसर है, टू इन्फॉर्म अदर्स। याद रखिएगा, दूसरों को सूचित करना जो नोटिस का है वो मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है? लेटर्स टू द एडिटर जनरली स्टार्ट्स विद डैश, यानी जो लेटर्स टू द एडिटर होता है वो किससे शुरुआत की जाती है? तो ये क्वेश्चन में पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेंडर्स एड्रेस के साथ। किसके साथ दोस्तों? सेंडर्स एड्रेस के साथ लेटर्स टू द एडिटर की शुरुआत की जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लास्ट लेसन से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसका सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, आप आराम से उसको समझ सकते हैं। टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का भी वीडियोस प्रोवाइड किया गया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन? ये जो एमएमएल है अपने लास्ट लेसन में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कौन कौन सी बातें कही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए आप लोग देख सकते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज यानी बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज स्पष्ट लैंग्वेज है, और लॉजिकल लैंग्वेज है। ये तीनों बातें कही थी, याद रखिएगा, इसलिए ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, हु कॉल्ड द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल? फ्रेंच भाषा को सबसे सुंदर किसने कहा? क्योंकि ये सबसे स्पष्ट यानी क्लियरेस्ट है और सबसे लॉजिकल यानी तार्किक है। ठीक है, किसने कहा था फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज? किसने कहा था? वो कहा था एमएमएल ने। किसने? एमएमएल ने कहा था। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। द लास्ट लेसन के ऑथर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये जो द लास्ट लेसन चैप्टर है ये किस वार पे बेसिस है ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है? What are साहेब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर टू? ये जो साहेब है और उनके जो दोस्त है उनकी तुलना यानी कंपेयर किससे की गई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों लॉस्ट स्प्रिंग से पूछा गया। ठीक है, साहेब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो साहेब और उनकी दोस्तों की कंपेयर किससे किया गया, किनसे उनकी तुलना की गई है? तो मॉर्निंग बर्ड से। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, मॉर्निंग बर्ड से, क्योंकि मॉर्निंग बर्ड सुबह निकलती है खाने की तलाश में और शाम होते ही वो लोग वापस आ जाती है। जस्ट लाइक साहेब और उनके दोस्त भी कचरा चुनने के लिए सुबह निकलते हैं और शाम होते ही वो लोग वापस आ जाते हैं, इसलिए साहेब और उनकी दोस्तों की तुलना किससे की गई है? मॉर्निंग बर्ड से। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है? व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री? ठीक है, कांच कारखाने में काम करने के क्या क्या हैजर्ड्स है, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या खतरे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन लॉस्ट स्प्रिंग से पूछा गया है, मुकेश वाले स्टोरी से। ठीक है, तो कांच की फैक्ट्री में काम करने के क्या क्या नुकसान है? ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख सकते हैं, पुअर हेल्थ यानी तबियत खराब। ऑप्शन बी, इंपेयर्ड विजन यानी आंख खराब। ऑप्शन सी, माइजरेबल लाइफ यानी जीवन खराब। तो
कांच की भट्टियों में काम करने से ये तीनों का तीनों खराब हो जाता है, यानी ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ग्लास फैक्ट्री में काम करिएगा तो आपका हेल्थ खराब होगा, आपका आंख खराब होगा और आपका जीवन ही पूरा खराब हो जाएगा, इसलिए ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा द लास्ट लेसन के ऑथर का नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। ये जो आप लोग का थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, उनके ऑथर का नाम, उनके लेखक का नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी को पता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम डगलस। क्या हो जाएगा, विलियम डगलस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डीप वाटर इज एन एग्जैक्ट टेकन फ्रॉम डैश। ये जो डीप वाटर स्टोरी है ये किसका अंश है, यानी ये जो डीप वाटर है ये किससे लिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। याद रखिएगा, डीप वाटर जो स्टोरी है उसके लेखक का नाम विलियम डगलस है और विलियम ओ डगलस का ही अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी आत्मकथा का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ठीक है, उसमें उनके पूरा जीवन का स्टोरी बताया गया है, वहीं से एक टुकड़ा उठा के डीप वाटर स्टोरी लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया डीप वाटर से ही। ये क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ठीक है, डगलस की उम्र कितनी थी जब उनके पिता उसे कैलिफोर्निया बीच लेकर गए थे, यानी कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर लेकर गए थे, तब डगलस की उम्र कितनी हो रही थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका परफेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4 साल के जब थे। कितने साल के थे दोस्तों, 3 और 4 साल के, 3 और 4 इयर्स के ओल्ड के थे, तब उनके पिता जो है डगलस को कैलिफोर्निया बीच लेकर गए थे जहां वो डूब गए थे। ठीक है, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने उम्र में वो स्विमिंग पूल गया था, YMCA स्विमिंग पूल जब गए थे तब उनकी उम्र कितनी हो रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, Who used to make rat traps। ठीक है, ये रैट ट्रैप वाली स्टोरी से पूछा गया दोस्तों कि रैट ट्रैप्स जो है, रैट ट्रैप्स का मतलब होता है चूहेदानी। क्या होता है दोस्तों, चूहेदानी। तो क्वेश्चन में पूछा गया चूहेदानी कौन बनाया करते थे। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, चूहेदानी जो है वो कौन बनाते थे, यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पैडलर इज द करेक्ट आंसर, जो है पैडलर है। ठीक है, पैडलर क्या करते थे, वायर से यानी तार से क्या करते थे, चूहेदानी बनाया करते थे और वो बेचा करते थे। वो जो बिजनेस है दोस्तों नॉन प्रॉफिटेबल, उतना प्रॉफिट नहीं होता था, इसलिए कभी कभी वो भीख भी मांग लेते थे और कभी कभी चोरी भी कर लेते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है, पूछा गया है हु वाज राजकुमार शुक्ला। ये इंडिगो चैप्टर से पूछा गया। ठीक है, तो इंडिगो चैप्टर का जो मैन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो राजकुमार शुक्ला ही है। ठीक है, बहुत ही जिद्दी आदमी है, इलिटरेट यानी अनपढ़ आदमी है, पतला दुबला आदमी है, लेकिन बहुत जिद है। वो महात्मा गांधी को चंपारण लाना चाहते थे, ठीक है, और लाकर ही छोड़े। ठीक है, इसलिए उसको रेजोल्यूट यानी जिद्दी कहा जाता था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजकुमार शुक्ला जो है वो कौन थे। ठीक है, तो वो एक किसान थे। कौन थे दोस्तों, एक किसान थे, एक बटाईदार थे। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, पुअर शेयर क्रॉपर या फिर पिसान। याद रखिएगा, एक गरीब बटाईदार और किसान थे कौन, राजकुमार शुक्ला, और इंडिगो चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, वेयर इज जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड। ये जो जेमिनी स्टूडियो है वो कहां स्थित था। ठीक है, कहां स्थित है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये स्टूडियो जो है दोस्तों वो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, अगर चेन्नई ना मिले तो मद्रास टिक करके आइएगा। ठीक है, आई मद्रास का नाम हो गया चेन्नई। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है चेन्नई। ठीक है, और याद रखिएगा ये जेमिनी स्टूडियो जो है उसके फाउंडर कौन है और इस जेमिनी स्टूडियो के बॉस कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये जेमिनी स्टूडियो का जो फाउंडर है, संस्थापक है, उनका नाम बताइए, उनके बॉस का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मैंने तो बता दिया ये स्टूडियो कहां है, ये चेन्नई में है। अगर चेन्नई ऑप्शन में ना मिले तो आप लोग मद्रास टिक करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो फाउंडेड। ये जो जेमिनी स्टूडियो है इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कब की गई थी दोस्तों, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1940। कब हो जाएगा, ऑप्शन सी 1940 यानी 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया, Who were सोफी एंड जेंसी। गोइंग प्लेसेस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सोफी और जेंसी कौन थी। क्या दोस्तों, सोफी और जेंसी कौन है, तो ये दोनों का दोनों दोस्त है और दोनों को दोनों सहपाठी है, यानी फ्रेंड्स भी है और क्लासमेट्स भी है। ठीक है, लेकिन दोनों
का कैरेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है। दोनों फ्रेंड्स भी है, दोनों क्लासमेट्स भी है। एक डे ड्रीमर है, एक रियलिस्टिक टाइप की लड़की है, ठीक है। ये दिन में सपना देखती है, ये रियलिटी में बिलीव करती है। इन दोनों के बारे में डीपली पढ़ाया जाएगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। कितने बच्चे चाहते हैं कि चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो आए, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। एकदम फोड़ कर आइएगा एग्जाम में, गारंटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देख सकते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी। सोफी किस टाइप की लड़की है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। सोफी जो है वो किस टाइप की लड़की है दोस्तों, ये डे ड्रीमर है, दिन में ही सपना देखती है, ठीक है। एकदम रियलिटी पे बिलीव नहीं करती है, दिन में सपना देखती है, ऐसा ऐसा सपना देखती है जो उसके पहुंच के बाहर है, ठीक है। ये आयरिश फुटबॉलर डैनी केसी का सपना देखती है, एक बुटीक खोलने का सपना देखती है, एक हीरोइन बनने का सपना देखती है और फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती है। दिन में ही सपना देखती है, ठीक है। रियलिटी पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती है और बिस्कुट फैक्ट्री में भी काम करती है, ठीक है। तो ये रियलिटी से कोसों दूर, यानी एक टाइप की बोल सकते हैं डे ड्रीमर थी, दिन में सपना देखने वाली थी। इसकी जो फ्रेंड है दोस्तों, जो सोफी है, वो रियलिटी पे बिलीव करती है, ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए आगे देख सकते हैं, एक स्टैंजा दिया गया एक पोएम से उठा के, ठीक है। क्या पूछा गया, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो दिया गया पंक्ति उसको अच्छे से रीड कीजिए और आंसर द क्वेश्चंस, और नीचे जो क्वेश्चंस है उनका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए अच्छे से इसको रीड करते हैं। क्या पूछा गया, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यानी मैंने फिर बाहर देखा, पहले जो कवित्री है वो, ये जो लाइंस पूछा गया दोस्तों, ये लाइंस पूछा गया किससे पता है, माय मदर एट 66 में। माय मदर एट 66 में कवित्री और उसकी मां कार पे बैठी हुई है और कोचीन एयरपोर्ट में जा रही है, ठीक है। कहां जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही है। जब आप उसके बगल में यानी कवित्री के बगल मम्मी को देखती है तो वो अपसेट हो जाती है, ठीक है। उनकी मम्मी का उम्र 66 साल हो गया है, ठीक है। बॉडी जो है वो लाश की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो वो सब हटाकर वो बाहर की ओर देखती है, याद रखिएगा। यानी यहां पर बताया गया है, मैंने फिर बाहर की ओर देखा और शीघ्र ही मां से अपना ध्यान को हटा लिया। मैंने युवा वृक्षों यानी यंग ट्रीज को देखा। किसको देखा, यंग ट्रीज को पीछे भागते हुए देखा और देखा कि कैसे मस्ती में खुशी से बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी खुशी से झूमते हुए खेलते हुए बच्चे घर के बाहर निकल रहे हैं। तो ये आपका जो है एक्सट्रैक्ट है, अच्छे से पढ़ लिए। यहां पर क्या बताया गया है, ये जो कवित्री है अपने मम्मी से ध्यान हटा लेती है और आउटसाइड की ओर देखती है। आउटसाइड में वो क्या देखती है, यंग ट्रीज को देखती है जो पीछे की ओर तेजी से भाग रहे हैं और खुशी से झूमते हुए खेलते हुए बच्चे को देखती है घर से बाहर निकलते हुए, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो दिया गया पंक्ति है दोस्तों, ये लाइंस किस पोएम से लिया गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका परफेक्ट आंसर आप सभी पता है, ये जो लाइंस है ये किस कविता की लाइंस है, माय मदर एट 66, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा माय मदर एट 66 जो है उनके पोएट का नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते दोस्तों, क्या पूछा गया, हु लुक आउट एट यंग ट्रीज, माने कौन यंग ट्रीज को देख रही थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। वो कवित्री देख रही थी। कौन देख रही थी दोस्तों, द पोएटेस इज द करेक्ट आंसर। बाहर की ओर कौन देख रही थी यंग ट्रीज को, तो देख रही थी कवित्री। ऑप्शन जो ए है वो परफेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। व्हिच थॉट डिड सी पुट अवे, कौन सा थॉट है जो वो हटाती है, ठीक है, अपने मन से वो हटा लेती है। तो अपने मम्मी का विचार को वो हटा लेती है। उनका मम्मी का विचार में कौन कौन सा, हर एजिंग एज, ये करेक्ट हो जाएगा। मदर्स कॉप्स लाइक अ फेस, मम्मी का जो चेहरा है दोस्तों वो कॉप्स की तरह, डेड बॉडी की तरह लग रहा था। मदर्स एसन फेस, ये तीनों का तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए ये था दोस्तों 3 क्वेश्चन ये एक्सट्रैक्ट से, इस पोएम के लाइन से। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 20। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया कि पैब्लो नेरुदा वांट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी टू डैश, ठीक है। ये जो पैब्लो नेरुदा है वो चाहते थे संपूर्ण मानवता क्या करे, संपूर्ण मानवता चुप रहे। क्या चाहते थे, चुप रहे, यानी कीप स्टिल रहे, ठीक है, कीप क्वाइट रहे। इसलिए पोएम का नाम भी है कीपिंग क्वाइट, याद रखिएगा पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। आप लोग चुप रहिए, मैं 12 गिनता हूं, कितना काउंट करता हूं, 12 गिनता हूं, आप लोग चुप रहिए, ठीक है। यानी कीप स्टिल रहने का अनुरोध करते हैं, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर है कीप स्टिल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। क्या पूछा गया,
हु इज द पोएट ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है उसके पोएट का नाम, उसके कवि का नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे फेमस पोएट है दोस्तों जॉन कीट्स, नेचर पोएट है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो ए है रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स जो है वो करेक्ट आंसर है। किसका? ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है उसके पोएट का नाम है जॉन कीट्स, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है वो किससे लिया गया है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम, ये जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है वो किससे लिया गया है? वो इंडिमियन से लिया गया। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। किससे लिया गया है? इंडिमियन से लिया गया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, Who is the central character of the story The Third Level। ये जो द थर्ड लेवल स्टोरी है दोस्तों आप लोगों का बुक 2 का पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। इस स्टोरी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मुख्य कैरेक्टर कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? आप सभी को पता है चार्ली। कौन है दोस्तों? चार्ली इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ये सैम नहीं, सैम तो चार्ली का साइक्लिस्ट फ्रेंड है, याद रखिएगा, उनका दोस्त है जो एक साइक्लिस्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है चार्ली। क्यों? क्योंकि ये इसको मॉडर्न दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉडर्न दुनिया का भागम भाग से वो परेशान है, ठीक है, क्योंकि कभी भी वार हो जा रहा है, कभी भी युद्ध हो जा रहा है, लाइफ एकदम सिक्योरिटी वाला लाइफ नहीं है, बहुत टेंशन में रहता है। इसलिए इसको वर्ल्ड कौन सा अच्छा लगता है? 1894 अपने दादाजी वाला दुनिया। इसलिए वो तीसरा रास्ता खोज रहा था, यानी द थर्ड लेवल खोज रहा था, लेकिन द थर्ड लेवल नहीं है, ठीक है। आप सभी को पता है मात्र 2 ही था, ठीक है, लेकिन ये द थर्ड लेवल जो है इसके दिमाग का उपज है, याद रखिएगा। यानी इस स्टोरी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है? चार्ली है, और सैम जो है उसका एक साइक्लिस्ट फ्रेंड है। चलिए आप लोग कमेंट बताइएगा चार्ली की वाइफ का नाम क्या था, चार्ली का पत्नी का नाम क्या था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, ठीक है, ये जो द टाइगर किंग है, ठीक है, ये जो राजकुमार है, प्रिंस है, उनका जन्म किस लग्न में हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप सही पता है दोस्तों, इसका जो परफेक्ट आंसर है इन द आवर ऑफ बुल, ठीक है, वृषभ राशि के लग्न में, यानी सांड के लग्न में, ठीक है। और आप सभी को पता है सांड जो होता है वो बाघ का दुश्मन होता है, इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर है वो प्रेडिक्ट किए थे कि इन द आवर ऑफ बुल में जन्म लेने के कारण ये टाइगर का दुश्मन हो गया, यानी इनकी जो जीवन है वो किसके हाथों जाएगी? एक बाघ के द्वारा। इनको कौन मारेगा? एक बाघ मारेगा, ठीक है। और आप सही पता है इसके लिए निवारण दिया गया कि आपको 100 बाघ मारना है। कितना बाघ मारना है दोस्तों? 100 बाघ मारना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है द टाइगर किंग चैप्टर से लिया गया। आप लोग कमेंट बताइएगा द टाइगर किंग चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। जो कैनेडियन है जियोफ ग्रीन, वो किस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अंटार्कटिका वाला स्टोरी है दोस्तों, यहां पर बताया गया था ये जो जियोफ ग्रीन है वो एक कार्यक्रम का लीड रोल कर रहे हैं, ठीक है, एक नेतृत्व कर रहे हैं। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? आप सही पता है स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्या? स्टूडेंट्स ऑन आइस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ऑन सी वगैरह मत देखिएगा, ठीक है, इसका परफेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम क्या है दोस्तों? स्टूडेंट्स ऑन आइस, ठीक है। और इसको लीड रोल कौन कर रहा था? जियोफ ग्रीन। और जियोफ ग्रीन कहां के थे दोस्तों? कैनेडियन यानी कनाडा के थे, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट कौन था दोस्तों? आप सही पता, तिसानी दोषी जो है इस प्रोग्राम में पार्ट ली थी, यानी भाग ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन। ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, कितने वर्षों से चल रहा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो प्रोग्राम, इसका लीड रोल एक कैनेडियन था जियोफ ग्रीन, वो कर रहा था, लेकिन ये प्रोग्राम कितने सालों से चल रहा था, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया। 6 ईयर्स, याद रखिएगा दोस्तों, 6 सालों से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया। At what age Dr. Sadav's father sent him to America for studies? यानी कितना उम्र हो रहा था डॉक्टर सदाव का जब उनके पापा उन्हें पढ़ने के लिए अमेरिका भेजे थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 ईयर्स। याद रखिएगा डॉक्टर सदाव जो है वो जापान के थे, उनके पापा उन्हें कहां भेजे थे दोस्तों? अमेरिका भेजे थे पढ़ने के लिए। और जापान और अमेरिका एक दूसरे का दुश्मन थे, आप सही पता है, क्योंकि अमेरिका जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, ठीक है। और देखिए कितना महान आदमी
इनके पापा, इनको भेज दिया अपने ही दुश्मन देश, अपने दुश्मन देश यानी अमेरिका में पढ़ने के लिए। जिगरा चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग पापा आपको पाकिस्तान भेजेंगे पढ़ने के लिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ये जो ऑप्शन सी है 22 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग देख सकते हैं, हु इज डेरी? डेरी कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो डेरी और कोई नहीं दोस्तों, एक 14 साल का बच्चा है दोस्तों, जिसका चेहरा है वो जला हुआ। याद रखिएगा, ए बॉय ऑफ 14 विथ बर्न्ड फेस, यानी 14 साल का एक बच्चा है जिसका जो फेस है वो बर्न्ड है, यानी जला हुआ है, ठीक है। आप सभी पता है इनका जो चेहरा है दोस्तों वो एसिड से जल गया था। किससे जल गया था दोस्तों? एसिड से जल गया था। और डेरी वाले ही चैप्टर में और एक नाम है दोस्तों, मिस्टर लैम। क्या नाम है दोस्तों? मिस्टर लैम, जिसका एक टांग नहीं है। एक टांग जो है वो टीन का है, क्योंकि एक टांग जो है उसका ओरिजिनल जो टांग है वो युद्ध में यानी बम ब्लास्ट में उड़ गया था, ठीक है। याद रखिएगा, जिसकी वजह से उसका एक टांग जो है वो टीन का है। और डेरी का क्या हुआ था दोस्तों? आधा चेहरा जो है उसका जल गया था एसिड के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि हु इज बामास एल्डर ब्रदर? बामा जो है दोस्तों उसका एल्डर ब्रदर का नाम क्या था, यहां आपसे पूछा गया। एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर में क्या अंतर होता है दोस्तों? एल्डर ब्रदर मतलब होता है बड़ा भाई और यंगर मतलब छोटा भाई, ठीक है। यहां पर पूछा गया बड़ा भाई का नाम क्या था, तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी अन्नान इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? अन्नान इज द करेक्ट आंसर। बामा का एल्डर ब्रदर का नाम अन्नान था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्या पूछा गया दोस्तों? हु इज द राइटर ऑफ द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर? ये जो द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर है उसके राइटर का नाम, उसके लेखक का नाम पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीतकाला सा। ये था दोस्तों मॉडल सेट 2 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कितने बच्चे चाहते हैं मॉडल सेट 3 जारी किया जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स देखने को मिलेगी तो मैं जरूर सेट 3 भी लेकर आऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सब कुछ आसान है, जीवन में सब कुछ आसान है मेरे दोस्तों जब आप बिजी हो, लेकिन सब कुछ मुश्किल है जब आप लेजी हो। इसलिए लेजीनेस को त्यागिए और पढ़ाई में बिजी हो जाइए। एग्जाम अच्छे से दीजिए, उसके बाद रिजल्ट आने तक आराम कीजिए, ठीक है। अभी आराम हराम है, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जरूरतमंद जो बच्चे हैं उन तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।